नमस्कार, मैं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे। आज गुनाह के छींटे में हम बस्तर राइड या मौत के सफर की बात करेंगे। आज बात सिर्फ एक सड़क हादसे की नहीं होगी, आज बात होगी उस अंधी जिद की जिसने एक हंसती खेलती जाबाज महिला राइडर को सीधे शमशान घाट पहुंचा दिया है। बात होगी उस लापरवाही की जिसने बस्तर की खूबसूरत वादियों को मातम की चीखों में बदल दिया है। मुंबई की रहने वाली रिद्धि ठक्कर सपनों को पंख लगाकर छत्तीसगढ़ के बस्तर में अपनी बाइक से हवा से बातें करने आई थी, लेकिन किसे मालूम था कि आयोजकों का गैर जिम्मेदाराना रवैया और बाइंतजामी बिना इंतजाम के ही उसके जीवन का आखिरी पन्ना लिख दिया गया है। आज डीए न्यूज प्लस के मंच पर खड़े होकर मैं बेहद कड़वे और सीधे सवाल पूछने आया हूं। यह कोई मामूली सड़क हादसा नहीं था, यह मौतों को निमंत्रण देने वाला एक सुनियोजित यानी षड्यंत्र तरीके का खेल था। जब पहला हादसा हुआ तब राइड क्यों नहीं रोकी गई? जो आयोजक थे वहां पे लापरवाही क्यों बरते? और जब दूसरा हादसा हुआ तब गाड़ियां क्यों नहीं जब्त की गई? ये प्रशासन के लिए है। और जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं थे उसे सड़क पर मौत की रफ्तार से दौड़ने के लिए किसने छोड़ा, किसने परमिशन दिया है? अगले कुछ मिनटों में मैं एक एक सच, एक एक झूठ और आयोजकों की उस खूनी लापरवाही को बेनकाब करूंगा जिसे हादसे के मलबे में दबाने की कोशिश की जा रही है। दर्शकों, मुंबई से बस्तर की ये दूरी महज सड़कों की दूरी नहीं थी, ये सब्र और सुरक्षा की परीक्षा थी। लेकिन इस राइड में सुरक्षा नाम की चीज को कचरे के डिब्बे में डाल दिया गया था। सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि उस दिन आखिर हुआ क्या हादसा। हादसा नंबर 1, सफर शुरू होते ही पहला एक्सीडेंट होता है। एक राइडर की उंगली टूट जाती है, कट जाती है, खून बह रहा होता है, दर्द से चीखें निकल रही थी, लेकिन आयोजकों के कान पर जूं तक नहीं रेंगी थी। राइड को आगे बढ़ा दिया गया। हादसा नंबर 2, कुछ ही देर बाद यानी थोड़ी देर बाद दूसरा एक्सीडेंट होता है। एक और राइडर की पीठ पर गंभीर चोट आती है, पूरा पीठ टेढ़ी हो जाती है, चलने की हिम्मत नहीं रहती है। राइडर्स की हिम्मत टूट चुकी थी, शरीर जवाब दे रहा था। बिना ब्रेक की गाड़ी, रिद्धि का जज्बा अब यहां पर एंट्री होता है। जब साथी राइडर गाड़ी चलाने की हालत में नहीं बचे तो रिद्धि ठक्कर ने अपनी जान की परवाह किए बिना ही कहा, अगर आपसे गाड़ी नहीं संभल रही तो लाइए मैं चलाती हूं। रिद्धि ने उस घायल साथी को पीछे बैठाया, खुद बाइक संभाली और 24 राइडर्स के काफिले में सबसे पीछे चलकर सबकी ढाल बन गई। लेकिन रुकिए, अब सुनिए वो सच जो आपके रोकटे खड़े कर देगा। जिस गाड़ी पर रिद्धि बैठी थी उसके ब्रेक ही काम नहीं कर रहे थे, उस गाड़ी में ब्रेक थे ही नहीं। मैं पूछता हूं, बिना ब्रेक की बाइक को इतने लंबे रूट पर ले जाने की इजाजत किसने दी? क्या ये कोई सुसाइड मिशन था या फिर आयोजकों ने मान लिया था कि किसी की जान जाए या ना जाए, इवेंट का झंडा लहराना चाहिए? इस पूरे मौत का पूरा सच देखिए इस रिपोर्ट में। मुंबई से बस्तर के लंबे और कठिन सफर पर निकली रिद्धि ठक्कर और उनके साथी राइडर्स के साथ इस यात्रा की शुरुआत से ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। एक के बाद एक हादसे हो रहे थे, लेकिन चेतावनी के इन संकेतों को नजरअंदाज किया गया। पहला हादसा यात्रा के दौरान पहला एक्सीडेंट हुआ जिसमें एक साथी राइडर के हाथ की उंगली टूट गई। दूसरा हादसा कुछ ही देर बाद दूसरा हादसा हुआ जिसमें एक अन्य साथी के पीठ में गंभीर चोट आई। जब राइडर्स चोटिल हो गए और गाड़ियां चलाने की हालत में नहीं थे तब रिद्धि ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने साथी राइडर्स को कहा कि अगर आपसे गाड़ी नहीं संभल रही तो मैं चला लेती हूँ। चोटिल साथियों को दूसरी गाड़ियों पर पीछे पिलियन बिठाया गया। रिद्धि खुद एक एवेंजर मोटरसाइकिल संभाल रही थी और करीब 24 राइडर्स के इस लंबे काफिले में सबसे पीछे चल रही थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात क्या थी? जिस गाड़ी पर रिद्धि बैठी थी उसके ब्रेक ही ठीक से काम नहीं कर रहे थे। बिना ब्रेक की गाड़ी और रात का घना अंधेरा। क्या आयोजकों को इस खतरे का अंदाजा नहीं था? रिद्धि अपनी लेन में सही रास्ते पर गाड़ी चला रही थी, लेकिन तभी एक बेकाबू तेल के टैंकर ट्रक ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी
कि रिद्धि के दोनों पैर बुरी तरह टूट गए। काफिले के कुछ साथियों ने तुरंत गाड़ियां रोकी, 100 और 102 नंबर पर फोन करके एम्बुलेंस बुलाई गई और खून से लथपथ रिद्धि को अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने जो खबर दी उसने सब कुछ खत्म कर दिया। रिद्धि को मृत घोषित कर दिया गया। इस मुश्किल घड़ी में जब बस्तर में सन्नाटा पसरा था, तब रायपुर के स्थानीय राइडर्स आगे आए। रायपुर के राइडर्स तुरंत मौके और अस्पताल पहुंचे। उन्होंने स्थिति को संभाला, आधी राइड को सुरक्षित रायपुर पहुंचाया। नागपुर से आई महिला राइडर्स को भी सुरक्षित रायपुर लाया गया। रिद्धि के परिवार को मुंबई फोन कर दुखद खबर दी गई। पिता रोते बिलखते मुंबई से रायपुर पहुंचे। रायपुर के राइडर्स ने रिद्धि के पिता का सहारा बनकर रिद्धि को भाव भरी श्रद्धांजलि दी और एम्बुलेंस का इंतजार करके शाम करीब 7:30 से 8 बजे के बीच उनके पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देकर मुंबई के लिए रवाना किए। Now that we are on this topic, I have two more updates and it's just killing me from the inside. Number one, why is this riders club, the women rider club, who are these inexperienced people who are calling the riders out on an assembly point at 3 a.m. in the morning? Secondly, why is Riddhi on a different motorcycle? If she has gone on a Hunter 350, why has she crashed on an Avenger? I'll tell you. There was another girl in the group who was not too confident riding on her own motorcycle. On her own unmaintained motorcycle, the Avenger, Bajaj Avenger, she was not comfortable riding on that. She must have shared this incident with Riddhi. Riddhi took a step in. She said, you know what? If you're not comfortable riding on your bike, I will ride your bike. You ride mine. So that girl who was originally on a completely zero maintained Avenger, she has ridden the 350 Hunter of Riddhi and Riddhi was on her bike. The brakes failed. The trailer hit her from the back. This is what I've heard as of now. Now, how is that girl originally allowed to bring a bike like Avenger which is not at all maintained, who is not doing a bike check, who is not checking the brakes, who is not seeing how the riders are performing? And if that inexperienced girl who is not confident on an Avenger, why is she given somebody else's bike? Why is there no support car in which that girl can sit? Her bike can be parked somewhere else. Or if you are so well equipped, why don't you have a pickup truck? Why isn't the bike loaded on the pickup truck? Why isn't that girl in the support vehicle? Why is her bike, which is doubtful, which is not safe, being ridden by any other person? Even that girl should not deserve to ride a broken bike. So why should anyone else? And this girl stepped up as a good karma that, you know, I'll help you, that you give me your bike, you ride mine. And she had to die for it. Who is taking accountability? This is absolutely unprofessional and this is going to backlash at a lot of people in the touring industry. This is not safe. I need the founders to speak up right now. As of now that we are speaking, Riddhi's parents have gone to collect her body. Why? What is happening? I mean, why are people allowed on dysfunctional bikes? अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। रिद्धि की जान एक एक्सीडेंट में गई, लेकिन इस एक्सीडेंट की पृष्ठभूमि किसने तैयार की? इस पूरी राइड और इवेंट की जिम्मेदारी छाया और अमिता के कंधों पर थी। आरोप बेहद गंभीर है कि इतनी लंबी और जोखिम भरी राइड बिना किसी प्रॉपर रूट प्लानिंग, बैकअप व्हीकल या मेडिकल टीम के निकाली गई आधी रात को, जब शरीर को आराम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। 2:30 से 3 बजे के बीच राइडर्स को जबरदस्ती नींद से जगाकर गाड़ियां चलाने के लिए सड़क पर उतार दिया गया। जब पहले 2 हादसे हो चुके थे, ब्रेक खराब थे, राइडर्स घायल थे, तभी इस राइड को तुरंत रोक क्यों नहीं दिया गया? थकावट, नींद की कमी, खराब गाड़ियां और आधी रात का सफर, क्या यह सुरक्षा मानकों की खुली अनदेखी नहीं है? छाया और अमिता की इस लापरवाही की कीमत रिद्धि ठक्कर को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। घटना का संक्षिप्त इस प्रकार है कि मृतिका रिद्धि ठक्कर, जो कि बताए जाने वाली है कि मुंबई की रहने वाली है, वो और उनके कुछ ग्रुप यहाँ बाइक राइडिंग के लिए आए हुए थे। तो मरका टोला के पास उनका एक्सीडेंट हो गया, ट्रेलर की चपेट में आ गई
जिसको इलाज के लिए यहाँ धमतरी लाया गया था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। अब उनके साथियों का पूरा बयान लिया गया है और यहाँ मर्ग कायम के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह 12 बजे नागपुर की बची हुई महिला राइडर्स भी अपनी अपनी गाड़ियों से भारी मन से नागपुर के लिए रवाना हो गई, लेकिन पीछे छोड़ गई कई अनसुलझे सवाल। राइडिंग कोई खिलौना नहीं है, यह एक अनुशासन है, एक जिम्मेदारी है। आयोजकों की एक लापरवाही किसी के घर का चिराग बुझा देती है। रिद्धि ठक्कर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका यह हादसा हर राइडिंग ग्रुप और आयोजकों के लिए एक बड़ा सबक होना चाहिए कि सुरक्षा से समझौता कभी नहीं किया जा सकता। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि रिद्धि की आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को यह असहनीय दुख सहने की शक्ति मिले।